चलिए साथियों, एग्ज़ाम नज़दीक है, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उन्हें कर लेते हैं। और लास्ट क्लास में हमने आकलन और मूल्यांकन के बारे में पढ़ा था, तो उसी का ये हिस्सा है। यहाँ हम 3 टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं। मूल्यांकन के 3 तरीके यहाँ पर: फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक और समेटिव। यहाँ हम देखते हैं कि हमने जब शिक्षण कार्य चल रहा है, यानी कि विद्यालय में पठन पाठन कार्य चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं लर्निंग प्रोसेस में, तो एक तो रोज़ाना इंटरेक्शन होता है टीचर का क्लास में जाते ही, बल्कि बच्चा जब स्कूल में एंटर करता है और स्कूल के एनवायरनमेंट में आता है, तो वहीं से एक तरह से उसको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और बच्चा फॉलो करता जाता है और सीखता जाता है, ज्ञान का निर्माण करता है अपने अनुभव के आधार पर। तो यहाँ हम बात करते हैं फॉर्मेटिव की। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि एक तरह से मूल्यांकन या आकलन। फॉर्मेटिव असेसमेंट ये कंटिन्यूस नेचर का होता है, लगातार चलता है। जब आप क्लास में एंटर करते हैं और चाहे नया टॉपिक शुरू करना हो या पिछला टॉपिक ही चल रहा हो, तो आप शुरुआत में थोड़ा सा बच्चों को स्पेस देके फिर उसके बाद इंटरेक्शन करते हैं, तो वहाँ प्रश्न करते हैं। नया टॉपिक है तो भी आपको इंटरेक्शन करना है, ये जानना ज़रूरी है कि बच्चे इस बारे में कितना जानते हैं पहले से, चाहे मैथ्स की क्लास हो, चाहे साइंस की हो, चाहे सोशल साइंस की हो या लैंग्वेज की ही हो, या फिर मान लीजिए चैप्टर के बीच में आपने कल पढ़ाया और आज फिर गए, तो आप शुरू करेंगे कल वाली बात से ही। बच्चे भी उसमें इंटरेक्टिव होंगे, बताएंगे कि उन्होंने घर पर जाकर क्या स्टडी की, क्योंकि बच्चा भी पहले से ही पढ़कर आता है, प्रिपेयर होकर आता है। टीचर इंस्ट्रक्शंस देते हैं, फिर बच्चा उसको समझने का प्रयास करता है और अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो ये जो फॉर्मेटिव यानी कि रूपात्मक असेसमेंट है, ये लगातार सतत चलता रहता है क्लासरूम में। अब इसके नाम को ही ध्यान से देखिए। जो फॉर्म है, फॉर्म का मतलब है रूप। अब यहाँ मैं जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ उसका इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो ये वर्ड है मैं फ़िलहाल इस पर बात करना चाह रहा हूँ कि ये वर्ड जो बना है फॉर्म, तो ये इससे अर्थ निकल कर आता है रूप। तो कैसा रूप? मान लीजिए मिट्टी का घड़ा है, या हम कच्ची मिट्टी से कुछ बना रहे हैं, लेकिन यहाँ वो अप्लाई नहीं हो रहा है, बस इसके नाम को डिस्कस कर रहे हैं कि आपको फॉर्म को हिंदी और इंग्लिश को याद कैसे करना है। यानी कि रूप चेंजिंग हो रहा है, लगातार चेंजेस कर रहे हैं आप। तो ऐसे ही कक्षा के अंदर लगातार चेंजिंग हो रहे हैं, और ये चेंजेस दोनों तरफ से हैं, बच्चे की तरफ से भी, स्टूडेंट और टीचर की तरफ से भी। अब ये होता कैसे है कि दोनों का आपस में इंटरेक्शन हो रहा है। यहाँ एक तरफ से इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ से फीडबैक मिल रहा है। फीडबैक, प्रतिपुष्टि और इंस्ट्रक्शंस। यहाँ जब हम बच्चे को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और फीडबैक मिल रहा है, तो टीचर अपने इंस्ट्रक्शंस में बदलाव लाते हैं। अगर उन्हें अपेक्षित जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो नहीं प्राप्त होते हैं, तो वो उसमें इंस्ट्रक्शंस में चेंजिंग लाते हैं, टीचर करते हैं। जो हमने टीचर्स डायरी में पहले से ही प्लान किया है, उस प्लान के अनुसार भी और बीच में भी। दूसरी तरफ फीडबैक जो है हमें बच्चे से मिल रहा है और बच्चे को भी फीडबैक मिल रहा है, बच्चे को निरंतर फीडबैक मिल रहा है। यहाँ बच्चे को फीडबैक जो मिलता है निरंतर, तो वो अपने अध्ययन यानी कि लर्निंग में खुद से इम्प्रूवमेंट करता है। लगातार फीडबैक और एक्टिव पार्टिसिपेशन होने से बच्चे के वो धीरे धीरे एक वे डेवलप कर लेता है कि मुझे अब किस तरीके से काम करना है।
एक कार्यशैली का निर्माण उसके अंदर हो जाता है। मैं थोड़ा सा अलग एग्जांपल और लेता हूँ। जब बच्चे स्कूल पास करके कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में प्रोफेसर्स के टच में आते हैं और प्रोफेसर्स क्या करते हैं कि बच्चों को सलाह देते हैं कि आप एक ही विषय पर कई पुस्तकों को पढ़ें और आपका जो आंसर है, जो लॉन्ग टर्म आंसर है, उसमें वो झलकना चाहिए और आपकी खुद की क्रिएटिविटी भी दिखनी चाहिए। फिर आगे रिसर्च भी ऐसी होती है, लेकिन इन सब की नींव जो पड़ती है वो स्कूल से पड़ रही होती है। धीरे 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 वो आगे बढ़ती जाती है। अब बच्चे का आंसर ठीक उसी तरीके का होता है। तो ये कंटिन्यूस बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी ये सीखने के लिए ही तो असेसमेंट हो रहा है। हालांकि दोनों में अंतर है, लेकिन आप फॉर्मेटिव के साथ इसे असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये भी टर्म्स है, इसे भी याद रखेंगे। यानी सीखने के लिए हमें असेसमेंट करना है और ये निरंतर है, डेली है। टेस्ट लेते हैं, प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, ग्रुप में काम करने को देते हैं, जो भी हम बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो सीखने के लिए है। तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है। रेगुलर डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, अब यहाँ डिस्क्रिप्टिव फीडबैक है, एक ऑब्जेक्टिव होता है कि एक ही आंसर आता है और डिस्क्रिप्टिव वर्ड है कि व्याख्यात्मक। तो यहाँ पर ये लगातार रेगुलर डिस्क्रिप्टिव फीडबैक है और इससे बच्चे को खुद को जानने का भी मौका मिलता है। और जब बच्चा खुद को जानता है तो एक वर्ड आ जाता है मेटाकॉग्निज्म। मेटाकॉग्निज्म, अब ध्यान रखेंगे कि मेटा स्व और कॉग्निज्म संज्ञान, तो खुद का संज्ञान। बच्चे को भी अपनी मजबूती और अपनी कमजोरियों पर सोचने का समय मिलता है जब इसे रेगुलर डिस्क्रिप्टिव फीडबैक मिलता है। अब इसका फोकस किस चीज़ पे होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का? इसका अधिगम में वृद्धि, यानी कि लर्निंग को इंक्रीज करना है, ना कि यहाँ मेजरिंग करना। मार्क्स पर ध्यान नहीं होता इसका ध्यान होता है बच्चों के सीखने पर। अधिगम को कैसे सुधारा जाए, क्योंकि निरंतर हो रहा है और हमने देखा कि भाई किसी बच्चे को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, डिवीज़न में, मल्टीप्लिकेशन में, 2 डिजिट्स में, 2 संख्याओं या 3 संख्याओं में, तो टीचर अपने इंस्ट्रक्शंस में चेंजिंग लाते हैं और इजी वे में और एग्जाम्पल देकर और समय देकर बच्चे को और समय लेकर बच्चे के साथ उन चीज़ों को करते हैं। यानी कि अगर उसके दिमाग में कोई मिसकॉन्सेप्शन बन रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, एरर आ रही है लर्निंग में, तो वहाँ पर टीचर फिर उसे हेल्प करती हैं। अब देखें यहाँ पर फॉर्मेटिव से आप सारी चीज़ अपनी रिवीजन कर सकते हैं। प्याजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग और हावा गार्डनर। एक क्लासरूम में आप सारी चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, हमारा जो चाइल्ड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है, विकास और वृद्धि के सिद्धांत और विकास और डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारक, सब चीज़ इस फॉर्मेटिव असेसमेंट में आप देख सकते हैं। भाई हमें पता है कि बच्चा खुद से अपने ज्ञान का निर्माण करता है, कंस्ट्रक्शंस करता है। कंस्ट्रक्शन मतलब बनाता है, उसके सामने चीज़ें हैं, उसके सेंसर ग्रहण कर रहे हैं और फिर उस अपने दिमाग में निर्माण कर रहे हैं। तो प्याजे है, जब वो इंटरेक्शन कर रहा है अपने साथियों से, पीयर्स से, टीचर्स से और फिर घर पर भी पेरेंट्स से। ऐसा नहीं है कि बच्चा सीख के गया तो वो स्कूल में ही रह जाएगा। जो सीख के बच्चा जा रहा है वो अपने पेरेंट्स के सामने भी प्रेजेंट करता है, घर पर अपने भाई बहनों के साथ भी डिस्कस करता है, बाहर दोस्तों के साथ भी डिस्कस करता है। अब ये सोशल इंटरेक्शन है और सोशल इंटरेक्शन क्या करता है, उसको एक जेडपीटी जोन प्रदान करता है। अब टीचर बच्चे की हेल्प कर रहा है यहाँ सीखने में। तो एक तरह का हमने जो सीखा था कि अगर बच्चे की पोटेंशियल ये नेचुरल वे में सीखना है और जब हम उसे हेल्प करते हैं तो वो यहाँ तक आता है, यहाँ तक पोटेंशियल है उसकी। तो इसे ही एक तरीके से आप समझिए जेडपीटी जोन और साथ में ही स्कैफोल्डिंग। जब हमने देखा कि बच्चे को इसमें समस्या आ रही है और हमने अपनी स्ट्रेटजी में हम बदलाव किया, अब स्ट्रेटजी में बदलाव कर रहे हैं तो धीरे धीरे बच्चा बेहतर करता जा रहा है, तो हम स्कैफोल्डिंग ग्रेजुअली हटाते जा रहे हैं। तो वाइगोस्की है, कोहलबर्ग है, बच्चे का मोरल विकास भी यहाँ क्लास में हो रहा है, क्योंकि वो खुद में आत्मविश्वास, मोटिवेशन भी एक कवर हो रहा है। सेल्फ मोटिवेशंस, जब बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो अगर टीचर बच्चे के फीडबैक से
जो रेगुलर फीडबैक बच्चे को दे रहे हैं और उन्हें भी मिल रहा है, उससे वो समझते हैं कि बच्चा कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो वो उसको थोड़ा टाइम देते हैं और उसके मन में जो भय उत्पन्न हो रहा होता है उसे समाप्त करते हैं। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं 6th क्लास में गया, तो 6th क्लास में नई क्लास थी और वो प्राइमरी से स्कूल में आए थे बच्चे, बहुत सारे अलग-अलग स्कूलों से आए थे और सेक्शन इस तरह से बनते हैं गवर्नमेंट स्कूल में जहाँ बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, तो एक सेक्शन खासकर दिल्ली में इंग्लिश मीडियम होता है और कुछ स्कूल ऐसे हैं कि जहाँ एक से ज़्यादा सेक्शन इंग्लिश मीडियम होते हैं, लेकिन अधिकतर स्कूलों में एक सेक्शन इंग्लिश मीडियम होता है। तो उन बच्चों का टेस्ट लेकर रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स की जो बेसिक स्किल होती है, उसका टेस्ट लेकर उन्हें उस क्लास में एडमिशन दिया जाता है और बाकी बच्चे जो है बी, सी, डी, ई ऐसे क्लासों में होते हैं। अब ए सेक्शन अलग है, बी, सी, डी, ई सेक्शन, इनमें 2 से 4 बच्चे एक्टिव, बाकी बच्चे जो है कहीं ना कहीं लिखने में, पढ़ने में पिछड़ चुके होते हैं। अब उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं हम जाकर, जब शुरू में अब 6 क्लास के अंदर कोर्स पढ़ा है, सिलेबस पढ़ा है, सोशल साइंस में तो 3 किताबें एकदम से आ जाती हैं। इंग्लिश बच्चे को जो हिंदी वहाँ जो सेकंड लैंग्वेज है एक तरीके से मातृभाषा से अलग, हिंदी एक तो मातृभाषा है ही, लेकिन एक तरीके से जो प्रशासनिक कार्यों की भाषा होती है और हमारे पढ़ने और पढ़ाने की भी भाषा होती है, किताब में लिखी हुई जो भाषा होती है, वो बिल्कुल बच्चों के लिए अलग हो जाती है, क्योंकि वो बच्चे थोड़ा सा एक्टिव नहीं पार्टिसिपेशन कर रहे होते हैं कई कारणों से गवर्नमेंट स्कूलों में, क्योंकि लगातार अनुपस्थिति भी हो जाती है कई बच्चों की। तो ऐसे में हमने देखा कि बच्चे जो है पहली बात ना तो रीडिंग कर रहे हैं और ना दूसरा है कि राइटिंग, लिखने में भी कमज़ोर हैं। दोनों तरफ समस्या है और हमें वहाँ पर अपना सब्जेक्ट पढ़ाना है सोशल साइंस और साइंस। तो वहाँ मैंने एक स्ट्रेटजी अपनाई पढ़ाने के साथ साथ, अपने पीरियड का कुछ हिस्सा बच्चों को लिखने के लिए दिया और उससे पहले बच्चों को मोटिवेट किया। उनके मन से डर हटाया, इंटरेक्शन ऐसा रहा कि बच्चे इंटरेस्ट लें, खुद से लिखने में इंटरेस्ट लें। तो ये मैंने प्रक्रिया 2 से 3 महीने अपनाई और 2 से 3 महीने बाद उनके जो लेखन शैली है उसमें बहुत सुधार आया। अब बच्चे खुद से लिखना शुरू करते हैं। जहाँ अगर 50 बच्चे हैं, 50 में से 2 से 3 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो रेगुलर क्लास में नहीं आते, तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। हफ्ते में, महीने में आते हैं और गवर्नमेंट स्कूल में नाम नहीं काटा जाता किसी का, सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंचानी है। एक तरीके से इंक्लूसिव एजुकेशन है, तो सभी बच्चों को लेकर चलना है, क्योंकि सभी विभिन्न पृष्ठभूमियों से आ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत कमियां रहती हैं। कई बच्चों के पेरेंट्स ही नहीं हैं, कई बच्चों के पेरेंट्स काम पर चले जाते हैं, कई बच्चों के सिंगल पेरेंट्स हैं। तो ऐसे में हर तरह का बच्चा वहाँ मिलता है। फिर भी जितनी कोशिश करते हैं कि बच्चा अगर रेगुलर नहीं आ रहा है तो कोशिश करते हैं कि उसको मोटिवेट करें वो रेगुलर आए। कई बच्चों को मिड डे मील मिलता है, फिर भी टिफ़िन घर से नहीं लाते और शारीरिक रूप से भी कमज़ोर रहते हैं, भूखे भी रहते हैं, फिर भी टीचर उनको देखकर उन्हें मोटिवेट करते हैं कि वो टिफ़िन लाएँ और मिड डे मील ज़रूर खाएँ, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर हो सके। चलिए वापस आते हैं, अधिगम को कैसे सुधारा जाए। मेरी इस वार्ता में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, बहुत सारा अनुभव शामिल है और फिर प्रगति पर बल होता है। शिक्षक और छात्र एक्टिवली इंटरेक्शन करते हैं, ये हमारा फॉर्मेटिव यानी कि रूपात्मक मूल्यांकन कह सकते हैं। हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि मूल्यांकन और आकलन को इंटरचेंज करके हम बात करते हैं, दोनों में डिफरेंस भी देखा था। हम यहाँ पर इसे मूल्यांकन और आकलन शब्द का बार बार मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मीनिंग सेंस एक ही जाना चाहिए। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है और इसके बाद है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। कुछ छात्र कुछ विषयों में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते और लगातार नहीं कर रहे हैं, तो हमें अपने इंस्ट्रक्शंस में बदलाव लाने। बच्चे के परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि अपने इंस्ट्रक्शंस में चेंज लाते हैं, देखते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, एरर कहाँ है, सीखने में एरर कहाँ है। तो कई बार जो लैंग्वेज की बात कही मैंने, और हिंदी में बहुत सारे शब्द ऐसे लिखे होते हैं जो बच्चा ईजिली समझ नहीं पाता। रोज़ाना बोलचाल की भाषा में शब्द अलग है, लेकिन कक्षा के अंदर वो शब्द अलग है और बच्चे को क्लियर ही नहीं हो रहा दिमाग में, और हम ये समझ कर चल रहे हैं कि बच्चा जो है उसको समझ रहा है। तो हम कमियों को वहाँ पर डिटेक्ट करते हैं, पहचानते हैं और फिर उन्हें रिमीडियल इंस्ट्रक्शन से, उपचारात्मक
टीचिंग से उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं, उपचारात्मक इंस्ट्रक्शंस, ये भी बहुत ज़रूरी हैं और ये फॉर्मल के साथ साथ समेटिव से भी हमें पता चलता है, तो हम इन क्लासेस की अरेंजमेंट करते हैं। तो ये जो होगा डायग्नोस्टिक असेसमेंट है बच्चों का। ये जैसे एक डॉक्टर के पास एक मरीज गया और उसने अपनी समस्याएं बताई, तो उसके आधार पर डॉक्टर जो हैं दवाई का प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, उसकी पहचान करते हैं कि आखिर इन्हें क्या प्रॉब्लम है और फिर उसके आधार पर उन्हें दवाई देते हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ लेकिन बच्चा खुद से नहीं बताता, टीचर्स को भी खुद पहचानना होता है। बच्चे से लगातार इंस्ट्रक्शन से हमें पता चल जाता है कि बच्चा कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहा है। जैसे बच्चा भूखा है क्लास में, कोई घर पे प्रॉब्लम है, बच्चा रेगुलर स्कूल नहीं आ पा रहा है। अब मेरा एक उदाहरण है कि मैं एक 8th क्लास में जाता हूँ, तो वहाँ एक बच्चा बहुत एक्टिव और उसकी प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी, 6 से मैं उसके साथ हूँ और वो उस क्लास में इंग्लिश मीडियम क्लास है, तो बच्चे सारे ही अच्छे हैं पढ़ने में और वो भी बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में। लेकिन कुछ समय से उस बच्चे का इंटरेस्ट ड्राइंग में जा रहा है और ड्राइंग में जो एक समय टाइम देना चाहिए, तो उस समय से बहुत ज़्यादा टाइम वो क्लास स्कूल टाइम में ही बच्चा वहाँ दे रहा है। बेहतर कर रहा है, उसमें भी अच्छी बात है, लेकिन वो दूसरे विषयों में वहीं उसकी परफॉर्मेंस डाउन होती जा रही है। साइंस में, सोशल साइंस में हमें नज़र भी आ रहा है। पहले बच्चे के आंसर्स जो टेस्ट होते थे, हम उसके आंसर्स में वो सब चीज़ें शामिल होती थी, लेकिन अब बच्चा वैसे ही लिख रहा है जैसे BCD सेक्शन वाले। तो फिर हमने बच्चे से इंटरेक्शन किया, बच्चे को समझाने का प्रयास किया और फिर एक तरह से उसकी काउंसलिंग की कि भैया आपको समय तो देना है, आप अभी जो आपको अच्छा लग रहा है उसमें काम तो कर रहे हैं, लेकिन बाकी विषयों में भी आपको ध्यान देना है। इस तरह से उसको डायग्नोस करने की कोशिश की। तो ये लगातार स्कूल बेस्ड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होता है और ये लगातार चलता रहता है, बहुत ज़रूरी है ये भी। अब यहाँ बात करते हैं समेटिव योगात्मक की। ये एंड ऑफ कोर्स होता है, एंड ऑफ यूनिट होता है, बीच बीच में यूनिट टेस्ट होते हैं। एक यूनिट खत्म हुई, एक UT हो गया, आवधिक परीक्षा हुई या फिर टर्म्स मिड टर्म हुआ, उसके बाद जो हम देखते हैं तो ये योगात्मक, इसके नाम से ही समअप या समेटिव से यहाँ योग एक तरीके से। तो एक यूनिट के बाद बच्चे की क्या प्रोग्रेस है हम ये देखते हैं। इसका ध्यान जो होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, वहाँ के लिए है, सीखने के लिए है, यहाँ कितना सीखा बच्चे ने, इस पर ध्यान है। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, का है सीखने का आकलन, और साथ में ही ये प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग भी है कि बच्चे जो टीचर्स ने इंस्ट्रक्शंस दी और बच्चे ने उसको फॉलो अप किया और अपने ज्ञान का निर्माण किया, अब उसको किस तरीके से वो प्रेजेंट कर पा रहा है, कितना सफल हो रहा है, लर्निंग आउटकम्स कितने हमारे प्रभावी रहे हैं, इफ़ेक्टिव रहे हैं, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कितना इफ़ेक्टिव रहा है और उसका हमारे प्रोडक्ट जो निकल के आते हैं मार्क्स, उस पर ध्यान होता है। मेजर द लेवल ऑफ सक्सेस, यानी कि उसकी सक्सेस का स्तर क्या है ये मापता है। शिक्षक डिज़ाइन करता है लर्निंग को इसके आधार पर और एविडेंस कलेक्ट करता है और फिर निर्णय लेता है। भाई जब बीच बीच में क्या होता है यहाँ खासकर दिल्ली में कि जब स्कूलों में मिड टर्म होते हैं क्लास 6 to 12, तो असल में जो राज्यों का फोकस होता है वो फोकस होता है 10th और 12th के रिजल्ट पर। अब 10th और 12th का जो रिज़ल्ट है जब मिड टर्म हुआ उसमें देखा गया कि भाई 60% रिजल्ट है, 70% रिजल्ट है या 80% रिजल्ट है, तो फिर वो इस मोड में आ जाते हैं कि हमें रेमेडियल क्लासेस चलानी है, अपने इंस्ट्रक्शंस में सुधार करने हैं और उस रिज़ल्ट को बढ़ाना है, अगले टर्म तक उसमें इम्प्रूवमेंट होने चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जाने हैं, क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उन बच्चों की लिस्ट बनानी है जो बच्चे उसमें परफॉर्मेंस बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी प्रक्रिया इसके बाद चलना शुरू हो जाती है। तो इसमें ध्यान दिया जाता है क्या सीखा गया, क्या नहीं सीखा गया। तो ये 3 हैं, बहुत ही ईजी हैं। और चौथा इसमें ये रेमेडियल उपचारात्मक इंस्ट्रक्शंस हैं, इस पर भी ध्यान दें। एक है फॉर्मेटिव, रूपात्मक, डायग्नोस्टिक और योगात्मक। अब यहाँ बच्चा है और बच्चा एक्टिव है, एक्टिवली पार्टिसिपेशन कर रहा है, समूह में कर रहा है, बच्चों के साथ कर रहा है, टीचर के साथ कर रहा है। तो सेंटर में है
बच्चा, सेंटर में है छात्र, ये ध्यान रखेंगे। और बहुत इजी है, अगर आप ये 3 चीज़ें देख रहे हैं, यानी कि फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक और समेटिव अच्छे से समझ रहे हैं, और आपने बेसिक कर रखा है पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग डेवलपमेंट जो टर्म्स आती हैं उनमें, जैसे ZPD, स्कैफोल्डिंग, या फिर प्राइवेट स्पीच, या फिर पियाजे की चारों स्टेजेस, कोहलबर्ग की 3 लेवल एंड 6 स्टेजेस, और मल्टी इंटेलिजेंस, या फिर CWSN स्पेशल बच्चा आता है, स्पेशल चाइल्ड। हर जगह बच्चा सेंटर में है। और यहाँ कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि संरचनावाद, निर्माणवाद। लेकिन क्या है निर्माणवाद? कि बच्चा खुद से अपने ज्ञान का निर्माण करता है, तो बच्चा सेंटर में है। अब देखिए पूरा सिलेबस बार बार रिवीजन हो जाता है, और इसको ध्यान में रख के आप इसे अपने सब्जेक्ट, चाहे आप साइंस का सब्जेक्ट है, सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, या लैंग्वेज है, आपको बेसिक चीज़ समझनी है कि बच्चा सेंटर में है और अप्लाई कर देना है। कुछ टर्म्स, टर्मिनोलॉजी हैं, वर्ड के जो अर्थ हैं उनको लेकिन समझना, क्लियर करना जरूरी है। फॉर्मेटिव, फॉर्म का मतलब है रूप, और रूप आप इससे समझ सकते हैं कि जो आकार परिवर्तन होता है, और आकार निरंतर परिवर्तन कैसे होता है कि उसमें टेस्ट के द्वारा, परीक्षण के द्वारा हम थोड़ा थोड़ा सुधार करते चला जाते हैं। अगर आप सब्जी भी बना रहे हैं तो उसमें टेस्ट करते हैं कि हाँ अभी हमारी सब्जी किस स्तर पर है, कच्ची है, पक्की है, आलू को तोड़ के देख रहे हैं, या फिर मसाले को देख रहे हैं कितना पक गया, या प्याज और वगैरह कितनी उसमें भुन चुकी हैं। आप ये खुद आइडिया लगाते हैं, तो टेस्ट करते हैं बीच बीच में, फिर लास्ट में जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उस। लेकिन यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट नहीं है कुछ भी, यहाँ पर बच्चा है जो एक्टिव है, खुद से ज्ञान का निर्माण करता है, खुद से कंस्ट्रक्शंस कर रहा है। अब लैंग्वेज में भी ये चीज़ है कि बच्चा खुद से एक जन्मजात क्षमता लेकर पैदा होता है, तो ये लैंग्वेज में भी बात करेंगे हम चॉम्स्की की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि बच्चा सेंटर में है, एग्ज़ाम नज़दीक है, आप चाहे कितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करें, कितना भी ऑनलाइन क्लास देखें, या आप ले चुके हैं, या बहुत सारी बुक्स पढ़ें, सबका निचोड़ यही है कि बच्चा सेंटर में है, बच्चे का फ़ायदा देखना है, उसको हमें ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है जिसमें बच्चा खुद से एक्टिव होकर इंटरेक्शन करके सीख सके। तो सारे नियमों को, मतलब एक बार सिलेबस को आप करते हैं, चाहे साइंस का हो चाहे सोशल साइंस का हो। अब सोशल साइंस में क्या है, बच्चे को हमें ठोस अनुभव देने हैं। अगर हम उसे हिस्ट्री पढ़ाते हैं, या ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, या फिर पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली चीज़ें पढ़ाते हैं, तो बच्चों को हमें ठोस अनुभव देना है। अब ठोस अनुभव कैसे देना है? उनके रोजाना के जीवन से जोड़ कर देना है। और हमारी क्लास में चार्ट्स होने चाहिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होना चाहिए, ग्लोब होना चाहिए, और बच्चे खुद से करके देखें। अब तो एक जो सोशल साइंस की लैब बनाई जाती हैं, मैथमेटिक्स की लैब बनाई जाती हैं, और वहाँ लकड़ी के त्रिभुज, और जो बच्चा किताबों में देखता है सारी चीज़ें, वो लकड़ी के ब्लॉक्स में वहाँ रखी होती हैं। बच्चा खुद से उन्हें इंट्रैक्शन करके दिमाग में अपने ठोस ज्ञान का निर्माण करता है। ऐसे ही साइंस में, साइंस की लैब है, और जो बच्चा किताब में पढ़ रहा है तो उसे वहाँ प्रैक्टिकली कराया जाता है, दिखाया जाता है, तो उससे बच्चा बेहतर ज्ञान का निर्माण करता है। तो ये सारी चीज़ें एक ही ओर इशारा करती हैं। आप आगे 10-15 दिन हैं, और आप भी इसी तरीके से सोचें, एक छात्र के रूप में भी सोचें और एक टीचर के रूप में भी सोचें। और लेकिन छात्र यहाँ पर मेन है और टीचर सेकेंडरी है। फर्स्ट कम स्टूडेंट्स एंड देन कम टीचर एज ए फैसिलिटेटर। थैंक यू।